तो आज की इस वीडियो में हमने बात करनी थी किंगडम मोनेरा की। यहाँ पर किंगडम मोनेरा में सबसे पहले बात की गई है कि बैक्टीरिया जो है ना, किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया है। किंगडम मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया बहुत अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएंगे। यूजुअल जगहों में, यूजुअल हैबिटेट्स में आपको मिल जाएंगे बैक्टीरिया। उसके अलावा मतलब कि हर जगह आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा वो आपको एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी मिल सकते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस। ऐसे ऐसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी बैक्टीरिया आपको मिल सकता है। एंड आप इवन एक सॉइल को उठाओगे अपने हाथ में तो आपको उसके अंदर भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आराम से मिल जाएंगे। सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। इसके बाद जो बात की गई है इसमें कि इनका साइज़ क्या होता है। अब हमें पता है मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। दे आर प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनका साइज़ को हम म्यू मीटर, माइक्रोमीटर में कैलकुलेट करते हैं, माइक्रोमीटर में लेते हैं। ठीक है, म्यू, इसको म्यू प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, म्यू, माइक्रोमीटर। दिस इज़ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में गिनते हैं, कैलकुलेट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के साइज़ को, लिखते हैं। ठीक है, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक। एक नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसका साइज़ वेरीज फ्रॉम 3 to 5 मीटर। 3 to 5 माइक्रोमीटर इज़ द साइज ऑफ अ नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब कि किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं, इनके अंदर जो हमारे मेंबर्स आ जाते हैं बैक्टीरिया, उनका नॉर्मल साइज़ कितना है? साइज़ है इनका 3 to 5 माइक्रोमीटर। मगर अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, स्मॉलेस्ट साइज इनमें से कौन सा है, तो वो है PPLO। PPLO इज़ द स्मॉलेस्ट साइज प्रोकैरियोट एंड इसका साइज़ कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर। इसका साइज़ है 0.1 माइक्रोमीटर। अब बात फिर हमने की थी कि बैक्टीरिया 4 कैटेगरीज में ग्रुप्ड है बेस्ड ऑन देयर शेप्स। जैसे कि अगर स्फेरिकल शेप की बात करें तो कोकस नाम के बैक्टीरिया आ जाते हैं, स्फेरिकल शेप वाले, प्लूरल बोले तो कोकाई। इनमें फ्लैजिला नहीं होता। जो कोकाई होते हैं ऐसे शेप के बैक्टीरिया होता है, इनके अंदर आप देख सकते हो फिगर में, इनके अंदर आप फ्लैजिला नहीं पाओगे। फ्लैजिला क्या होता है? ऐसे कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो फ्लैजिला को। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये होता है फ्लैजिला, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, मोटाइल होता है। ठीक है, फ्लैजिला मोटाइल होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इनके अंदर फ्लैजिला इज एब्सेंट। एंड एक पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पर एक लाइन थी, मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि पैरासाइट की तरह जीते हैं। कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट की तरह ऐसे जिएंगे कि वो पैरासाइट की बॉडी के अंदर जिएंगे, कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट की बॉडी के ऊपर जिएंगे। जो अंदर जिएंगे बैक्टीरिया उन्हें कहा जाता है एंडोजोइक। जो बाहर जिएंगे, ऊपर पैरासाइट्स के ऊपर जिएंगे बैक्टीरिया, उन्हें कहा जाता है एपिजोइक। एपिजोइक। ठीक है, देन फिर आ जाता है स्फेरिकल के बाद रॉड शेप्ड, जिसे हम बैसिलस कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बैसिलस, रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं। फिर सिंगल बैसिली बोल सकते, प्लूरल में बैसिली बोलते हैं, बेसिली। और कॉमा शेप जो बैक्टीरिया होते हैं उनको विब्रियो कहते हैं। कॉमा शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज विब्रियो। देन स्पाइरल, स्पाइरल जो होते हैं बैक्टीरिया उन्हें स्पाइरिलम कहते हैं। उनके पास फ्लैजिलम भी होता है, उनके पास फ्लैजिलम भी होता है। और हमने क्या देखा है कोई पॉइंट कोकस के बारे में कि उस कोकस के पास फ्लैजिला नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं। अब इनके हम ना स्ट्रक्चर का बात करेंगे, पूरे सेल की स्ट्रक्चर की। एक बैक्टीरिया जो होता है, एक नॉर्मल जो बैक्टीरिया होता है, उसके सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, उसके सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये है सेल। सबसे पहला क्या होगा? इस तरीके से हमारे पास ये सेल है, ये जो दिख रहा है ना, ये सेल है, पूरा ये
सेल है। क्या होता है बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम ये देखने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं कि बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले 3 लेयर्स होती है। जो सेल एनवलप होता है वो 3 लेयर्स का बना होता है। 3 लेयर्स होती है सेल एनवलप के अंदर। सबसे पहले आ जाती है आउटर लेयर, सबसे पहले आ जाएगी आउटर लेयर, फिर आ जाएगी इनर लेयर। तो सबसे पहले ये हमारी आ जाएगी ग्लाइकोकैलिक्स। जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। देन कम्स द इनर लेयर। इसके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर आ जाती है एक और लेयर जिसे कहा जाता है सेल वॉल। फिर आ जाती है उससे भी अंदर एक और लेयर, दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक ऐसी लेयर है जो हर किसी टाइप के सेल के अंदर आपको कॉमन दिख जाएगी, सबके अंदर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये 3 लेयर्स हैं जो कि बनाती है एक सेल एनवलप को। एक पूरे सेल एनवलप को बनाती है ये 3 लेयर्स। एक पूरे सेल एनवलप को बनाती है ये 3 लेयर्स। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर वाली लेयर, देन कम्स द सेल वॉल उसके अंदर वाली, फिर आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं इसको मिटा रही हूँ। इसके बाद जो हमारी यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जो हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसमें ना कहीं कहीं से आप देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये 3 लेयर्स। मेम्ब्रेन में आप देखोगे कहीं कहीं से जो सबसे अंदर वाली लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहीं कहीं से कुछ स्ट्रक्चर्स निकले हैं अंदर की तरफ से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं कहीं से स्ट्रक्चर्स निकले हैं कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इन्हें कहा जाता है मीजोजोम्स। और यही स्ट्रक्चर, ऐसे ही स्ट्रक्चर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल रहे हैं जिनके पास पिगमेंट्स है, जिनके अंदर आपको कुछ कलर दिख रहा है, जैसे कि ग्रीन कलर दिख रहा है, कुछ कलर दिख रहा है, पिगमेंट्स है जिनके पास, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाएगा क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स। और जिनके पास पिगमेंट्स नहीं है मगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकल रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे निकल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इनको कहा जाता है इन स्ट्रक्चर्स को जिनके पास पिगमेंट्स नहीं है मगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल रहे हैं, इन्हें कहा जाता है मीजोजोम्स। ठीक है, तो ये है क्रोमैटोफोर्स और मीजोजोम्स जो कि निकल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसके बाद और स्ट्रक्चर की बात करें, हमने सेल एनवेलप देखा जिसमें 3 लेयर्स है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलते हैं मीजोजोम्स और क्रोमैटोफोर्स विद पिगमेंट्स। इसके बाद और स्ट्रक्चर्स है हमारे पास जैसे कि फ्लैजिला। यहाँ से एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है, बहुत लंबा होता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्लैजिला जो होता है मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके सब स्ट्रक्चर्स की बात हम एक एक करके करेंगे। ये हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेल के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ये है फ्लैजिला, ये नेक्स्ट पार्ट आ गया फ्लैजिला। इसके बाद फिर हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी फ्लैजिला यहाँ से पूरी सेल एनवेलप पे लगा हुआ है, सेल एनवेलप से जुड़ा हुआ है इस सेल स्ट्रक्चर की। फिर आती है फिम्ब्रेई। आप देख रहे हो ब्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर है, ये फिम्ब्रेई है। स्पेलिंग बताती हूँ, फ्लैजिला के तो सबको ही आते होंगे, FLAGELLA। और ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ FIMBRIAE। एक और फ्लैजिला और फिम्ब्रेई जैसा थोड़ा सा सिमिलर जैसा स्ट्रक्चर है पिल्ली, मगर फंक्शन इन तीनों के सेम नहीं है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पिल्लाए। सबकी बात करेंगे। पिल्लाए और फिम्ब्रेई में कॉमन चीज़ ये है कि ये जो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर हो जाए जो पिल्लाए है, इन दोनों में कॉमन थिंग इज़ दैट दोनों के दोनों नॉन मोटाइल है, मूवमेंट में हेल्प नहीं कराते।
मगर फ्लैजिला इज़ मोटाइल। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं आगे, और पॉइंट देखते हैं। उसके अलावा सेल स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख जाएगा जेनोमिक डीएनए, यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन है, 3 मेम्ब्रेन है। जेनोमिक डीएनए कैसा दिखेगा, अभी मैं सिर्फ जेनोमिक डीएनए आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सेल है, इसके अंदर जेनोमिक डीएनए आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा, जेनोमिक डीएनए। इसकी भी बात करेंगे, जिसके अंदर जीन्स प्रेजेंट है, जेनोमिक डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट है। फिर आ जाएगा ऐसा ही जेनोमिक डीएनए जैसा मगर सर्कुलर शेप में, 2 ऐसे मेम्ब्रेन्स है इसकी, इसे कहेंगे प्लाज्मिड। ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का फंक्शन होता है एक्स्ट्रा जीन स्टोर करना। इसके बारे में भी हम एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके सब स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और ऐसे गोलू गोलू ऐसे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके बारे में हम सबको ही पता है, राइबोसोम्स। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ सोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे कुछ, इनको कहा जाता है इंक्लूजन बॉडीज, जिनकी भी हम बात करेंगे आगे जाके एक एक करके, इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक और स्ट्रक्चर आ जाता है, अभी बात ख़त्म नहीं हमने, और क्या रहा हमारा, इंक्लूजन बॉडीज़। मिजोसोम्स हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलेंगे, क्रोमेटोफोर्स हो गया। बस यही स्ट्रक्चर्स है सेल स्ट्रक्चर के, बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर के, ये सारे स्ट्रक्चर्स है। क्रोमेटोफोर्स की बात करें तो दे आर ऑल्सो फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट लाइट रिफ्लेक्शन उनके अंदर एक फंक्शन होता है जो क्रोमेटोफोर्स जो है हमारे, दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड इससे भी बीच में जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी मेम्ब्रेन है, बीच में ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर आ जाती है सेल वॉल, उसके अंदर आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर जगह दिखेगी, सेल वॉल किसी में होगी किसी में नहीं होगी, ग्लाइकोकैलिक्स पर डिपेंड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कॉमन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से जो मीजोसोम्स निकले और क्रोमेटोफोर्स निकले, उनकी क्या कहानी है। क्रोमेटोफोर्स की ये कहानी है कि ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकले हैं, बट इनके अंदर अलग फंक्शन है कि ये ऐसे सेल्स है जिनमें पिगमेंट्स होता है, पिगमेंट कंटेनिंग सेल होते हैं ये, और लाइट रिफ्लेक्शन का भी फंक्शन करते हैं। अब फाइनली एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑब्वियसली सेल एनवेलप के बारे में। चलो जी, अब बात करते हैं सेल एनवेलप की। सेल एनवेलप की अगर हम बात करें तो इसमें क्या ख़ास बात है, इसमें सेल एनवेलप कंटेन्स आउटर मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, इनर मेम्ब्रेन, सेल वॉल विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स। बैक्टीरिया में भी आ रहा है ना, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बैक्टीरिया की सेल एनवेलप देख रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर टाइप की बैक्टीरिया में आपको दिख जाएगी, सबसे अंदर है ये। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। स्टार्ट करते हैं हम किससे, ग्लाइकोकैलिक्स से। ग्लाइकोकैलिक्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। एक्चुअली में ग्लाइकोकैलिक्स पता क्या है, इट इज़ अ केमिकल प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको, ग्लूकोज, समझ आ रहा है, इट इज़ अ केमिकल। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, केमिकल है एक्चुअली में, आउटर मेम्ब्रेन है जो कि एक एक्चुअली में केमिकल है। ग्लाइकोकैलिक्स इज ए केमिकल जो कि 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। ये केमिकल 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, एक स्लाइम लेयर की फॉर्म में, और दूसरा कैप्सूल की फॉर्म में। अगर हम बात करें स्लाइम लेयर की अगर फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है ग्लाइकोकैलिक्स, तो क्या होता है, ये सेल है इसके आसपास ऐसे लूजली ये लगा होता है। मतलब कि स्लाइम लेयर वाला, अगर स्लाइम लेयर की फॉर्म में ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये होगा ये लूज और थिन है। स्लाइम लेयर वाली फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं वो लूज और थिन होता है, लूज एंड थिन, इट इज़ लूज एज वेल एज थिन। एंड इसका फंक्शन क्या होता है, इट्स फंक्शन इज़ फॉर अटैचमेंट का फंक्शन है इसका। मतलब कि एक चिपचिपी सी लेयर है, स्लाइम लेयर है, चिपचिपी सी लेयर है, लूज लेयर है, थिन लेयर है, अटैचमेंट का काम करेगी। मतलब कि एक तरीके का ये डेसिकेशन से प्रिवेंट करेगी। इट विल प्रिवेंट, ब्रैकेट में लिखो, इट विल प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन। ये थी बात स्लाइम लेयर की, कि ये सेल है इसके आसपास ऐसे लूज और थिन ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होगी अगर स्लाइम लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है ग्लाइकोकैलिक्स।
लूज और थिन, मतलब कि किस, फिर क्या फंक्शन होगा इसका, अटैचमेंट का फंक्शन होगा। और किससे प्रिवेंट करेगी, डेसिकेशन, वाटर का लॉस होने से प्रिवेंट करेगी, डेसिकेशन से प्रिवेंट करेगी। डेसिकेशन की स्पेलिंग ये है, डेसिकेशन, डेसिकेशन मतलब कि कंप्लीटली ड्राई होने से रोकेगी। जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर अगर स्लाइम लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो उसका एक फंक्शन ये है कि वो अटैचमेंट में हेल्प करेगी और डेसिकेशन से प्रिवेंट करेगी। सेल को कम्प्लीटली, जो सेल है इसके आसपास ये जो लूज थिन लेयर है, कैसे गीली गीली सी लेयर होती है स्लाइम लेयर, लूज सी थिन सी, इसका फंक्शन अटैचमेंट होता है और साथ ही साथ डेसिकेशन। सेल को प्रिवेंट करेगी, कम्प्लीटली ड्राई होने से प्रिवेंट करेगी सेल को। ये ग्लाइकोकैलिक्स की स्लाइम लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हुआ ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरी फॉर्म की बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की, दैट इज कैप्सूल। ऑब्वियसली अगर एक फॉर्म देखी जो कि लूज और थिन फॉर्म थी, तो दूसरी जो कैप्सूल फॉर्म है ग्लाइकोकैलिक्स की वो थिक और हार्ड फॉर्म होगी। सो ये थिक और हार्ड फॉर्म में प्रेजेंट होने वाली ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर को कैप्सूल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जब ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल की फॉर्म में प्रेजेंट है, मैं अगर कह रही हूँ कि ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब है वो थिक और हार्ड है। जो सेल के आसपास ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है वो थिक है और हार्ड है कैप्सूल के केस में, कैप्सूल के फॉर्म में अगर प्रेजेंट है। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की कैप्सूल फॉर्म है, पहला पॉइंट थिक एंड हार्ड। दूसरा पॉइंट क्या फंक्शन है इसका, प्रोटेक्शन करेगी। हार्ड है, थिक और हार्ड लेयर जब प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली सबको पता, सब कितने कॉमन सेंस सबके पास है कि प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी। पैथोजेनिटी, एक वर्ड यूज़ किया मैंने, पैथोजेनिटी, मतलब कि ये जो हमारा ये कैप्सूल के फॉर्म में अगर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल अराउंड द सेल, तो कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट है मतलब कि थिक और हार्ड है, प्रोटेक्शन देगा। पैथोजेनिटी मैंने वर्ड यूज़ किया, मतलब कि कैप्सूल जो होता है इट प्रोवाइड्स डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, इट प्रोवाइड्स डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। तो हमने बात कर ली सेल वॉल। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे ना हम, बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले पार्ट की बात की सेल वॉल की, उसके भी सबसे पहले लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की बात हमने ख़त्म कर ली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेयर की, दैट इज सेल वॉल। अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो सेल वॉल की अगर हम बात करें ना, तो सेल वॉल जो होती है ना, सेल वॉल किसकी बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ केमिकल। ऑब्वियसली सेल वॉल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट केमिकल की बनी है। प्लांट्स में बात करें तो सेल्यूलोज, फंजाई में काइटिन, बैक्टीरिया क्या तो कहानी है सारी, यही तो कहानी है। हम बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो बैक्टीरिया में भी इसका मतलब सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स, प्रोटिस्टा और फंजाई में नहीं प्रेजेंट होती, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है। ये हमने उस टेबल 2.1 में देखा था, अगर आपने वो पार्ट देखा हो, टेबल 2.1 में देखा था। सेल वॉल बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है, प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट होती है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक वाला जो किंगडम है, प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट होती है। कुछ प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट होती है सेल वॉल, मगर एक एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होती। माइकोप्लाज्मा इज़ अ बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल इज़ एब्सेंट, इसमें एक एक्सेप्शन है। और कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल इज़ प्रेजेंट। हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर ही करनी है, मगर फिर भी जान लो सेल वॉल किस किस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाती है। सेल वॉल प्लांटेई में भी प्रेजेंट होती है, हम सबको पता है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल फंजाई में भी प्रेजेंट होती है। एंड हर एक केस में सेल वॉल का कंपोजिशन इज़ डिफरेंट। तो हम बात करेंगे बैक्टीरिया के सेल वॉल की, मतलब कि सबसे पहले उसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे। अगर हम सेल वॉल के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ अ केमिकल कॉल्ड
ग्लाइकन। कुछ लग रहा है कुछ? पेप्टाइड, ग्लूकोज। हाँ, ये आप जब समझोगे ना इसका केमिकल स्ट्रक्चर, सेल वॉल के आप केमिकल स्ट्रक्चर जब आप मेरे साथ देखोगे तब आपको समझ आएगा ये इसका नाम, केमिकल का नाम पेप्टाइडो ग्लाइकन क्यों कहा। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन। ठीक है, म्यूरिन भी कह सकते हैं आप इसे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। पेप्टाइड से मेरा मतलब है अमीनो एसिड। क्या कहना चाह रही हूँ, जब हम कंपोजिशन अच्छे से इसको पढ़ेंगे डिटेल में, अभी पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। पेप्टाइड से मतलब अमीनो एसिड, ग्लूकोज से मतलब, ग्लाइकन से मतलब ग्लूकोज, और सीधे ग्लूकोज नहीं, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। वेट अ सेकेंड, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो दिस इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया की सेल वॉल। देखते हैं क्या बात है। सेल वॉल जो होती है ना, उसका फंक्शन क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, रिजिडनेस प्रोवाइड करती है। सेल वॉल का फंक्शन रिजिडिटी देती है, शेप देती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, और क्या देती है? प्रिवेंट करती है बर्स्टिंग से, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम बर्स्टिंग। एक चीज़ से प्रिवेंट भी करती है सेल वॉल, दैट इज़ बर्स्टिंग। मतलब कि जब सेल के अंदर ऑब्वियसली पानी जा सकता है, अब वो पानी की वजह से जब ज़्यादा पानी भर जाएगा सेल के अंदर तो वो सेल बर्स्ट कर सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए देयर इज़ सेल वॉल। ठीक है, और सेल वॉल से आगे भी ग्लाइकोकैलिक्सिस, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच वाली लेयर जो है ना सेल वॉल, सेल एनवेलप की बीच वाली लेयर जो सेल वॉल है वो प्रिवेंट करेगी बर्स्टिंग से, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगी, वो शेप देगी, रिजिडिटी देगी। ये सेल वॉल के फंक्शंस है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो सेल वॉल रिजिडिटी देती है, स्ट्रक्चर देती है, शेप देती है। और आगे और बात करते हैं, और बात करते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बस बता रही हूँ एक चीज़, बीटा डी ग्लूकोज जो होता है, बीटा डी ग्लूकोज, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना कुछ ऐसा होता है। अभी कंफ्यूज नहीं होना, ये जानने की खास ज़रूरत नहीं है आपको, मगर फिर भी मैं बता रही हूँ। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बीटा डी ग्लूकोज का, ये आप क्लास 12 में देखोगे। इट्स अ शुगर, दिस इज़ अ शुगर, बीटा डी ग्लूकोज इज़ अ शुगर, इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है। ठीक है, इट इज़ ग्लूकोज। देखो, जो चेन होती है, जो रिंग होती है, ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, एक पायरन और एक फूरन। पायरन एंड फूरन। पायरन कैसी शेप होती है? ऐसी, ऐसी। फूरन की बात करें तो इट इज़ सच टाइप ऑफ शेप, सॉरी, फूरन की बात करें तो ये कैसी शेप होती है? ऐसी। ठीक है, तो पायरन फॉर्म में प्रेजेंट है हमारी बीटा डी ग्लूकोज की शेप। आप देख सकते हो कैसी है बीटा डी ग्लूकोज की शेप, कुछ ऐसी शेप है। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज का नाम मैं क्यों ले रही हूँ, ये आपको कंफ्यूज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये वर्ड लेने की ज़रूरत थी। बीटा डी ग्लूकोज जो होता है ना, इसकी ही मॉडिफिकेशन करके क्या होता है, इसी की मॉडिफिकेशन की होती है, मॉडिफिकेशन करके हमें मिलता है NAG नैग एंड NAM नैम। बीटा डी ग्लूकोज की मॉडिफिकेशन करके ये दो चीज़ें हमें मिलती है, मॉडिफिकेशन करके, मॉडिफिकेशन करके ये दो चीज़ें मिलती है, नैग और नैम। नैग की फुल फॉर्म क्या है, नैम की फुल फॉर्म क्या है, अगर जानना चाहते हो तो जानो। एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिनो, सॉरी ग्लूकोसामाइन। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और नाम की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल मुरामिक
एसिड, एन एसिटाइल मुरामिक मुरामरिक एसिड, NaM. N-acetyl muramaric acid is the full form for NaM. So बीटा डी ग्लूकोज की मॉडिफिकेशन करके नैग और नाम मिला। अब ये नैग और नाम हमें काम आए गए, इसलिए मैंने आपको बीटा डी ग्लूकोज बताया, और ना मेरे को पागल समझ रहे होगे 11th क्लास में ये क्या बता रही है। तो आप जितना बोला है उतना समझो बस, और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, डाउट नहीं क्रिएट करना अपने अंदर। नाक को चलो हम एक कलर से डिनोट करते हैं, नाक को पर्पल से, और नाम को हम डिनोट करते हैं येलो कलर से, ठीक है। सो नैग और नाम, ये जो नैग और नाम होते हैं ना, ऐसे करके ये ढेर सारी अपनी चेन्स बनाते हैं। ये जो नाम है ऐसे ऑल्टरनेट वे में ऐसे हो जाएगा इकट्ठा नाम, और वैसे ही जो नैग होगा वो भी इकट्ठा हो जाएगा इस तरीके से। समझ आ रही है? ऐसे ऑल्टरनेट चेन बनाएंगे ये नैग और नाम, मतलब, और ये आपस में कनेक्ट कर जाएंगे, आपस में भी कनेक्ट कर जाएंगे, सीधी सीधी ऐसी चेन्स बनाएंगे, सीधी सीधी ऐसी ऐसी चेन्स बनाएंगे। सीधी सीधी चेन्स कैसे बनाएंगे? इस तरीके से कनेक्ट करके कनेक्ट करके कनेक्ट करके कनेक्ट करके कनेक्ट करके। ये मैं आपको सेल वॉल के कंपोजिशन को समझाने के लिए ये सब समझा रही हूँ। ऐसे नैग और नाम कनेक्ट हो जाएंगे आपस में तो कनेक्ट होंगे, मगर सामने भी इनके साथ क्या होता है, ऐसे अमीनो एसिड्स की चेन लगी होती है। किसके ऊपर? नाम के ऊपर। दिस इज नाम, येलो कलर से नाम को डिनोट कर रहे हैं। नाम के ऊपर अमीनो एसिड्स की ऐसी चेन लगी होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे करके नाम के ऊपर, येलो कलर से नाम को डिनोट कर रही हूँ मैं, ऐसे करके अमीनो एसिड्स की ऐसी 4 4 4 की चेन लग जाती है इनके ऊपर। अब ये जो अमीनो एसिड्स की चेन होती है ये भी आपस में कनेक्ट कर जाती है, ये भी आपस में कनेक्ट कर जाती है कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आगे वाली, ये वाली जो होगी आगे वाले के साथ करेगी, यहाँ पर भी जो होगी वो इसके साथ करेगी कनेक्ट, ऐसे करके ऐसे कनेक्ट कर जाएगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी कनेक्टिंग लिंक्स है और ऐसे भी कनेक्ट हो रही है। तो अब कुल मिला के जो ये तो जूम करके, बहुत ज़्यादा जूम करके आपको स्ट्रक्चर दिखाया था। अब मैं आपको बताऊँ तो मतलब हमें लगेगा कैसे, दिखेगा कैसे, ये सब ऐसे ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, और ऐसे ऐसे अमीनो एसिड्स की चेन कनेक्ट हो रही है ना। देख लो एक बारी, अच्छे से समझ लो। ये ऐसे अमीनो एसिड्स की चेन इनके ऊपर से निकल रही है, कि इनके ऊपर से, इन नाग और नाम की ऑल्टरनेटिंग चेन्स के ऊपर से, और वो भी आपस में कनेक्टेड है, और साथ ही साथ ये भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। तो कुल मिला के आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? ऐसा। कैसा? ऐसा। देखो दूर से देखने पे आपको बताऊं कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, गैप्स भी दिखेंगे इस वजह से, इसी वजह से आपको ऐसा ऐसे 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 ऐसे, वेट अ सेकेंड, जो कलर पहले यूज़ किया था वही कलर यूज़ करूँगी, ऐसे 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 नाग और नाम की चेन दिखेगी, और ऐसे ये जो अमीनो एसिड कनेक्ट हो रहे हैं ये ऐसे दिखेंगे ना। तो आप देख रहे हो कैसे ये कितनी रिजिड स्ट्रक्चर बन गई। ये हमें ऐसा, सेल वॉल का कंपोजिशन ऐसा दिखेगा, सेल वॉल का कंपोजिशन हमें ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा सेल वॉल का कंपोजिशन हमें, ऐसे ऐसे से और ऐसे ऐसे से, मतलब ये बीच में गैप्स दिख रहे हैं हमें। तो ये इस तरीके से सेल वॉल की कंपोजिशन होती है। ये जो क्रॉस लिंकिंग है, ये जो क्रॉस लिंकिंग हो रही थी अमीनो एसिड की चेन की, इन्हें कहते हैं पेप्टाइड, इन्हें ही कहते हैं पेप्टाइड। ये जो क्रॉस लिंकिंग थी, मैं आपको अभी तक नाम नहीं बता रही थी इन अमीनो एसिड्स की चेन की क्रॉस लिंकिंग का, इनको कहते हैं पेप्टाइड, और वो अमीनो एसिड्स की क्रॉस लिंकिंग को पेप्टाइड कहते हैं। और ये ऑल्टरनेट चेन्स थी नाग और नाम की, इसके अलावा
इसके अलावा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा सेल वॉल का, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा सेल वॉल का, बट ये स्ट्रॉन्ग लेयर्स है विद सम गैप्स के साथ ऐसा स्ट्रक्चर सेल वॉल का बन जाएगा। अब आपको समझ में आया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो किसकी बनी होती है, किस केमिकल की, पेप्टाइडोग्लाइकन, क्योंकि ग्लूकोज की पॉलीमर की चेन है, पूरी पॉलीमर है ग्लूकोज का, ग्लूकोज की पूरी चेन बन रही थी। ग्लूकोज हमने देखा था बीटा डी ग्लूकोज जो है वो मॉडिफाई होकर नैग और नैम बनाया, तो एक तरह के ग्लूकोज की पॉलीमर्स बन रहे हैं, नैग और नैम बनाया इन्होंने इकट्ठा होकर, तो नैग और नैम ऐसे पॉलीमर्स बना रहे हैं, ग्लूकोज पॉलीमर्स बना रहे हैं और उनकी कनेक्टिंग लिंक्स को पेप्टाइड कह रहे हैं, तो इसलिए पेप्टाइडोग्लाइकन नाम पड़ा इस केमिकल का जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को बना रहे हैं। नाउ और ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन की ये जो चेन होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन का जो ये केमिकल है जो कि सेल वॉल के कंपोजिशन को बनाता है, सेल वॉल का कंपोजिशन है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये जो केमिकल है ये क्या है, ये हेटेरो पॉलीमर है, ये हेटेरो पॉलीमर है मगर कैसे हेट्रो, कैसे बोला, किस हक से बोला हेट्रो, हेट्रो का मतलब डिफरेंट है ना, तो इसमें नैग और नाम अलग अलग है और अमीनो एसिड्स की चेन बन रही है, तो हेट्रो तो ऑब्वियसली है ना, नैग और नाम अलग चीज़ है, हेट्रो पॉलीमर इनकी चेन है, हेट्रो पॉलीमर। सो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, हेट्रो पॉलीमर है। इसके बाद एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक जिसका नाम आपने पहले भी अपनी अर्लियर क्लासेस में सुना होगा, एंटीबायोटिक का नाम, दैट इज़ पेनिसिलिन है ना, इसका नाम तो सबने ही सुना होगा, पेनिसिलिन। इसका फंक्शन बताऊँ क्या होता है, पेनिसिलिन का फंक्शन इज़ टू प्रिवेंट दिस क्रॉस लिंकिंग, ये जो क्रॉस लिंकिंग हो रही थी ना अमीनो एसिड्स की, जो अमीनो एसिड्स की क्रॉस लिंकिंग हो रही थी ना, इस क्रॉस लिंकिंग को रोकती है ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, इस क्रॉस लिंकिंग को होने से रोकती है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन प्रिवेंट्स क्रॉस लिंकिंग, दैट मीन्स सेल वॉल नहीं बनने देगी, क्योंकि सेल वॉल के कंपोजिशन में ये क्रॉस लिंकिंग भी तो एक पार्ट बना रही है, इसका भी तो कुछ वैल्यू है उसके अंदर, वरना सेल वॉल तो बनेगी नहीं, वरना सेल का कंपोजिशन ऐसा होगा वो सेल वॉल नहीं बन पाएगी, तो ये पेनिसिलिन की वजह से सेल वॉल नहीं बन पाएगी, जी नहीं आएगा, सेल वॉल नहीं बन पाएगी इस खतरनाक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की वजह से। अब क्या होगा, अगर सेल वॉल बैक्टीरिया में, अगर सेल वॉल बैक्टीरिया की नहीं है, बैक्टीरिया के अलावा किसी और की सेल वॉल की बात कर रही हूँ, तो सेल वॉल बर्स्ट कर जाएगी जब वाटर एंटर करेगा, जब पेनिसिलिन नहीं होगा ना, अगर पेनिसिलिन होगा, पेनिसिलिन क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग को प्रिवेंट करता है, तो इसी क्रॉस लिंकिंग को प्रिवेंट करने के लिए अगर क्या हो जाएगा, अगर सेल वॉल इसकी बैक्टीरिया की नहीं होगी तो सेल वॉल बर्स्ट कर जाएगी, सेल वॉल फट जाएगी पानी के एंटर होने से, बैक्टीरिया के अलावा किसी और केस में पेनिसिलिन की वजह से ये हो जाएगा कि सेल वॉल बर्स्ट कर जाएगी। मगर पेनिसिलिन अगर एक बैक्टीरिया की बात करें ना, हम माइकोप्लाज्मा की बात करें, इट इज़ अ बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा के ऊपर पेनिसिलिन इफ़ेक्टिव नहीं है, क्यों, माइकोप्लाज्मा के ऊपर पेनिसिलिन क्यों नहीं इफ़ेक्टिव है, पेनिसिलिन इज़ नॉट इफ़ेक्टिव ऑन माइकोप्लाज्मा, रिमेंबर दिस पॉइंट, क्यों, बैक्टीरिया के ऊपर तो होगी क्योंकि सेल वॉल उनके अंदर क्रॉस लिंकिंग से बनती है, मगर माइकोप्लाज्मा के ऊपर क्यों नहीं इफ़ेक्टिव है, अगर आपको याद हो तो हमें पता है, मैंने अभी स्टार्टिंग में जब सेल वॉल की स्टार्टिंग की थी तब मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल्स है उनके, बैक्टीरिया भी सेल वॉल्स होती है, बैक्टीरिया के पास भी होती है, प्लांट्स के पास भी होती है, प्रोटिस्टा के पास भी होती है और फंजाई के पास भी होती है, किंगडम फंजाई के मेंबर्स के पास भी होती है। फिर मैंने वहाँ पे एक पॉइंट बोला था कि बैक्टीरिया में एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो कहाँ से वहाँ पे इफेक्ट डालेगी अपनी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन सेल वॉल की कंपोजिशन को बिगाड़ देगी, पेनिसिलिन क्रॉस लिंकिंग को स्टॉप करेगी, सेल वॉल की, सेल वॉल को बनने नहीं देगी पेनिसिलिन, मगर इसमें तो सेल वॉल ही नहीं है माइकोप्लाज्मा, तो इस पर क्या ही इफेक्ट कर लेगी पेनिसिलिन,
is that penicillin is not effective on mycoplasma. Remember this point. Next point, लाइजोसोम्स प्रिवेंट क्रॉस, लाइजोसोम्स जो होते हैं वो क्रॉस लिंकिंग कौन प्रिवेंट करती है, कौन सी एंटीबायोटिक प्रिवेंट करती है, पेनिसिलिन. अब वैसे ही जो नैग और नाम है ना, नैग और नाम यहाँ पर जो कनेक्ट हो रहे थे ना, ऐसे कनेक्ट हो रहे थे, इनकी भी लिंकिंग को एक चीज़ प्रिवेंट करती है, दैट इज़ लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स prevents linking, prevents connections between nag and nam. nag and nam के बीच में जो connections बनते हैं सेल वॉल के अंदर, उसको प्रिवेंट करते हैं. और ये लाइजोसोम्स हमारे टीयर्स में, हमारे सलाइवा में भी प्रेजेंट होते हैं. So lysosomes prevent connection between nag and nam, and penicillin prevents cross-linking between amino acids, मतलब कि सेल वॉल को बनने से रोकेगी. So this